हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज स्कोर। इस वीडियो में सब्जेक्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर के आई हूं, जो बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम जानते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन। सब्जेक्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट? पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? द आंसर इज, पर्यावरण शब्द का अर्थ है परिवेश जिसमें जीव जंतु रहते हैं। पर्यावरण और जीव प्रकृति के दो गतिशील घटक होते हैं। पर्यावरण मानव सहित जीवों के जीवन को नियंत्रित करता है। मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में पर्यावरण के साथ अधिक तीव्रता से अंतःक्रिया करता है। शब्द पर्यावरण उस परिवेश को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति बड़ा होता है और अपना जीवन जीता है। पर्यावरण में हवा, पानी, जमीन और जीवित जीवों को घेरने वाली सभी स्थितियां शामिल होती हैं। द वर्ड एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लाइव। द टर्म एनवायरमेंट रिफर टू द सराउंडिंग इन विच अ पर्सन ग्रो अप एंड लिव्स देयर लाइफ। The environment consists of the air, water, land and all the conditions that surround living organisms. पर्यावरण की सभी प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र पर जानवरों और मनुष्यों की परस्पर क्रिया। All the systems in the environment are interrelated, such as the interaction of animals and humans on the ecosystem. The term environment has been derived from French word environnement, means to surround. It refers to both abiotic and biotic environment. Now here question number 2. Environmental awareness is a way of environmental protection. Discuss this statement. पर्यावरण जागरूकता पर्यावरण संरक्षण का एक तरीका है। इस कथन पर चर्चा करें। आंसर इज हियर, इसका उत्तर इस तरीके से है। एक बेहतर पर्यावरण भविष्य के लिए बेहतर पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता होती है। पर्यावरण की रक्षा करना सबका काम होता है। द बेटर एनवायरमेंटल फ्यूचर रिक्वायर्स बेटर एनवायरमेंटल अवेयरनेस। प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट इज एवरीवन्स जॉब। पर्यावरण जागरूकता हमारे प्राकृतिक परिवेश के बारे में जागरूक होने और यह समझने के बारे में है कि हमारे कार्य पर्यावरण के कल्याण को कैसे प्रभावित करते हैं, जहां हम रहते हैं और साथ ही विश्व स्तर पर भी। एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ आवर नेचुरल सराउंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर एक्शन अफेक्ट द वेल बीइंग ऑफ द एनवायरमेंट्स वेयर वी लाइव एज वेल एज ग्लोबली। दुनिया में बढ़ती पर्यावरण चुनौतियों के कारण पर्यावरण के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, सूखा, बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी और प्रदूषण। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट ड्यू टू द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल चैलेंजिंग इन द वर्ल्ड सच एज क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ड्रॉट्स, फ्लड्स, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर स्कैर्सिटी एंड पोल्यूशन। इन मुद्दों को समझना और जीवन शैली में बदलाव करना जो पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हैं, यही पर्यावरण जागरूकता होती है। अंडरस्टैंडिंग दीज इशू एंड मेक लाइफ स्टाइल चेंजेस दैट एड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। दिस इज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जागरूकता पर्यावरण संरक्षण का एक तरीका है। जब पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात आती है, तो शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह स्कूल पाठ्यक्रम में पर्यावरण के बारे में पाठों को शामिल करना होता है। When it comes to raise awareness about environmental issue, a good place to start is by including lesson about the environment in school curriculum. Now question number 3 here. What do you understand by ecosystem? पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? आंसर, जीव जीवन के लिए आपस में तथा
अपने पर्यावरण से जुड़े रहते हैं और मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र का डिफिनीशन इस तरीके से हो सकता है, जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। Here, the structural and functional unit formed by the interrelationship of biotic community and abiotic components is called ecosystem. In fact, organisms are related to each other and their environments for life, and together they form an ecosystem. The size of an ecosystem can range from a small pond to huge ocean. In the structure of an ecosystem, energy flow from the lower level of the food chain to the higher level. पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जैव पदार्थ तथा मृदा जैसे अजैविक घटकों में संचित होता है। इन पोषक तत्वों का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में चक्रीय रूप से होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल एजुकेशन? पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? पर्यावरणीय शिक्षा वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण के बारे में हमें सचेतना, ज्ञान और समझ देती है, इसके बारे में अनुकूल दृष्टिकोण का विकास करती है और इसके संरक्षण तथा सुधार की दिशा में हमें प्रतिबद्ध करती है। Environmental education is the process that gives a awareness, knowledge and understanding about the environment, develops favorable attitude about it and guides us towards its conservation and improvement. That is called environmental education, पर्यावरण शिक्षा। Now question number 5. This is, what is energy resource? Describe in brief the non-conventional and alternate source of energy. ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक और वैकल्पिक स्रोतों का संक्षेप में वर्णन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट एनर्जी रिसोर्स, देन नॉन कन्वेंशनल। एनर्जी के बारे में हम जानेंगे। एनर्जी रिसोर्स देखिए, इनफैक्ट the ability to do work is called energy and the resource from which energy is obtained are called resource of energy. The source of energy can be of two types, conventional energy resource and second non-conventional energy source. वास्तव में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है और जिन संसाधनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है वे ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, दूसरा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। नाउ हियर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में हैं। ये स्रोत कभी लुप्त नहीं होंगे। यदि थोड़ी चेष्टा हो और इनका ध्यान रखा जा सके तो ये सदा हमें ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत अच्छे होते हैं क्योंकि ये प्रदूषणहीन हैं। इन्हें पर्यावरण हितैषी इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को यदि इनसे प्रदूषण होता भी है तो इतना कम होता है कि इसे नियंत्रण किया जा सकता है। इनका प्रयोग अधिकतर बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। इनसे विश्व के उन कोनों तक भी बिजली पहुंचाई जा सकती है जहां तार बिछाना बहुत ही टफ और कठिन होता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की तुलना में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत काफी सस्ते होते हैं। The following are the characteristics of non-conventional energy source. These are in unlimited quantities on earth. These sources will never disappear. If there is a little effort and they can be taken care of, then they will always give us energy. The energy source of this type are renewable because they are pollution free. They are also called eco-friendly.
Even if there is a pollution, it is small enough to be kept under control. They are mostly used for the generation of electricity. They can also bring electricity to those corners of the world where it is difficult to lay wires. These are cheap resources as compared to conventional energy source. Now here example of non-conventional source of energy. ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उदाहरण देखिए। सूर्य ताप हो गया, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, कचरा, भूताप, समुद्री ताप, बायोडीजल आदि इसके गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। आजकल भी हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए पारंपरिक स्रोतों पर ही निर्भर हैं तथा गैर पारंपरिक स्रोतों का पूरी तरह लाभ उठाने में अभी हम पूरी तरीके से सक्षम नहीं हैं। हालांकि अनुसंधान चल रहा है और नए तकनीकों का खोज किया जा रहा है जिससे गैर पारंपरिक स्रोतों का निपुणता से प्रयोग किया जा सके। भविष्य में हम पानी से चलने वाली गाड़ी और वायु से चलने वाली मोटर भी देख सकते हैं और इसमें बहुत बड़ी आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सोलर हीट, वाइंड माइल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, वेस्ट, ग्राउंड हीट, ओशन हीट, बायोडीजल एक्सेट्रा are its non-conventional source of energy. Even now, we are heavily dependent on the conventional source for our energy requirements, and it will take a long time for us to fully take advantage of non-conventional sources. However, research is ongoing and new techniques are being discovered to use non-conventional energy sources more efficiently. Here, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण। अभी तो आपने गैर पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण देखे। नाउ हियर अब आप पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण देखेंगे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल क्या हैं। लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते हैं। द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर वुड, कोयला, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी को गर्म करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट हीट्स द अर्थ। ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण होता है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होता है। इसी की वजह से हमारी दुनिया की सतह गर्म रहती है और अगर ये गैस न हो तो सतह भी गर्म नहीं हो पाएगा। ये वो गैसें हैं जो पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतह तापमान का मुख्य कारण होती है। ग्रीन हाउस का मूल कारण ग्रीन हाउस गैस ही होती है। जब इन गैसों का बढ़ोतरी होता है वातावरण में तो पृथ्वी का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और मौसम चक्र में भी बदलाव हो जाता है। ग्रीन हाउस जितनी अधिक होंगी पृथ्वी की सतह का तापमान भी उतना ही ज्यादा अधिक होगा। इसी की वजह से इन सभी गैसों को मिलाकर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस आर अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैस दैट आर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग हीट्स इन द एटमॉस्फेयर। बिकॉज ऑफ दिस आवर वर्ल्ड रिमेन वार्म, and if these gases are not there, then the surface will not be hot either. These are the gases that are the main reason for the changes in the Earth's atmosphere and its surface temperature. These greenhouse gases are the root cause of the greenhouse effect. When there is an increase in these gases in the atmosphere, its effect also increase. This is the main reason of global warming. And also the change the weather cycle. Here the greenhouse gas, jal wasp, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide और फ्लोरोनेट्स गैस एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इस ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और वो गैसें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं।
नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को संक्षेप में समझाइए। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। नाउ आंसर इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर तापमान में लगातार वृद्धि को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अभी आपने इसको क्वेश्चन नंबर 6 में देखा कि ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही धरती का, पृथ्वी का सरफेस एरिया गर्म होता है और अगर इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है इन गैसों की तो पृथ्वी की सतह का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का सरफेस एरिया काफी गर्म हो जाता है। ये गैसें हैं, इस तरीके से देख लीजिए। गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता कैसे है? अगर पेड़ पौधे की मात्रा कम हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। तभी कहते हैं कि वृक्षारोपण करो, पेड़ लगाओ। जितना पेड़ ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग इज द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन अर्थ। The increase in the average temperature of the earth's surface due to greenhouse gas is called global warming. Global warming कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण होने के लिए कहा जाता है। वाहनों के बढ़ते प्रदूषण और औद्योगिक धुओं के कारण वातावरण में इन गैसों का स्तर बढ़ रहा है। ये खतरनाक गैस वातावरण में लुप्त होने की बजाय पृथ्वी पर गर्म की जाल बनाती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जलवायु गर्म हो रही है और इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दिस इज सेड टू बी ड्यू टू द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, carbon dioxide and methane. Due to increased vehicle pollution, industrial fumes, the level of these gases is increasing in the atmosphere. These dangerous gases, instead of disappearing into the atmosphere, trap heat on the earth, which increase the temperature. As a result of global warming, the climate on the earth is getting warm and this is having a negative impact on the environment. इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है? हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसने समुद्र के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा तो जो बर्फ है वो पिघलती हैं, पिघलने की वजह से उसकी जो पानी है समुद्र में आके गिरता है, तो इससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। तो वही पॉइंट नंबर ये सेकंड है। इसने उष्मा तरंगों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि की है। एंड फोर्थ पॉइंट, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में तूफान की गर्मी की लहरें, बाढ़ और सूखा के कारण अत्यधिक मौसम की स्थिति पैदा की है। द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द एयर हैज इंक्रीज्ड। दिस हैज मेड कोस्टल एरियाज प्रोन टू फ्लडिंग एज रिजल्ट ऑफ सी लेवल राइज। This has increased for frequency and intensity of heat waves. इसने कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें सांस लेने में समस्या, फेफड़े में संक्रमण, सन स्ट्रोक और दूसरों के अंग की विफलता शामिल है। समुद्र सतह का बढ़ना, दिनों का गर्म होना, मौसम में भारी बदलाव होना, खेतों में परेशानी, मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की आवश्यकता बताइए। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारी जीवन के संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
जीव जंतुओं से मिलने वाली भिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता को जैव विविधता कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज अ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम विच ऑल आवर नीड्स ऑफ लाइफ आर मेड। बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी, हेट्रोजेनिटी एंड इकोलॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी फाउंड इन एनिमल्स। जैव विविधता की आवश्यकता क्या है? जैव विविधता जितनी समृद्ध होगी उतनी ही सुव्यवस्थित और संतुलित हमारा वातावरण होगा। नीड फॉर बायोडाइवर्सिटी, द रिचर द बायोडाइवर्सिटी द मोर ऑर्डरली एंड बैलेंस्ड आवर एनवायरमेंट विल बी। अलग अलग तरह की वनस्पति तथा जीव जंतु भी धरती को रहने के योग्य बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग जंतु और पेड़ पौधे ही मिलकर मनुष्य की मूलभूत जरूरतें पूरा करने में सहायता करते हैं। जैव विविधता के महत्वपूर्ण होने के पीछे तर्क यह है कि पारिस्थितिक प्रणालियों के संतुलन को बना के रखती हैं। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी तथा वनस्पति एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं और साथ ही ये एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य को ही ले लीजिए। अपनी मूलभूत आवश्यकता जैसे खाने और रहने के लिए मनुष्य पशु, पेड़ और अन्य तरह की प्रजातियों पर आश्रित है। हमारी जैव विविधता की समृद्धि ही पृथ्वी को जीवन यापन के लायक बनाती है। Different type of plants and animals also contribute to make the earth fit to life. This is because different animals and plants together help in fulfilling the basic needs of human. The reason behind the importance of biodiversity is that it maintains the balance of the ecological system. Different type of animals, birds and plants fulfill each other's needs and at the same time they are also dependent on each other. Take human for example. For his basic needs like food and living, human is dependent on animals, tree and other type of species. The richness of our biodiversity make the earth living. दुर्भाग्यपूर्ण से बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारे वातावरण पर गलत प्रभाव डाल रहा है। बहुत से पेड़ पौधे तथा जानवर प्रदूषण के दुष्परिणाम के चलते अपना अस्तित्व खो चुके हैं और कई लुप्त होने की राह पर खड़े हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सभी प्रजातियों के सर्वनाश का दिन दूर नहीं है। Unfortunately, increasing pollution is having wrong effect on our environment. And question number 9. What is acid rain? Describe the cause and effect of acid rain. अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण और प्रभावों का वर्णन कीजिए। आंसर, अम्लीय वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होती है। ये वायुमंडलीय जलवाष्प से क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बनिक अम्ल भी बन जाता है। ये अम्ल वर्षा के जल में घुलकर बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, तब इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। Acid rain occur due to excess of sulfur dioxide and nitrogen oxide in the atmosphere. They react with atmosphere water vapor to form sulfuric acid and nitric acid, respectively. Carbonic acid is also formed due to a small amount of carbon dioxide. These acids dissolve in the rain water and fall on the earth in the form of drop. Then it is called acid rain. ये इस तरह से रिएक्शन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जलवाष्प मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस जलवाष्प नाइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जलवाष्प मिलकर के कार्बनिक अम्ल बनता है। यहाँ पर देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर से रिएक्शन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर वेपर से रिएक्शन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर से जब रिएक्शन होता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है और इन्हीं की वजह से एसिड रेन होता है। कॉज ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड SO2 एंड NO2। इनका उत्सर्जन मोटर वाहनों, बिजली घरों, तेल शोधन कार्यशालाओं एवं अन्य उद्योगों से होता है। ये हजारों किलोमीटर के वायुमंडल में फैल सकती हैं।
यह जितने समय तक वातावरण में रहती हैं, उतनी ही अधिक इनकी अम्लीय अवस्था में परिवर्तित होने की संभावना भी रहती है। द मेजर गैस कॉजिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन SO2 and NO2 are the main cause of acid rain. These are the emit from motors, vehicle, electricity, homes, oil refining, workshop and other industries. These gases can spread in the atmosphere of the thousands of kilometers. The longer they remain in the environment, the more likely they are to convert to an acid state. Effect of acid rain. अम्ल वर्षा से मनुष्यों के नर्व सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा से जैव विविधता पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर अम्ल वर्षा पीने के पानी में मिल जाए तो यह हैवी मटेरियल मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता और नकारात्मक प्रभाव डालता है। मिट्टी में अम्ल वर्षा के कारण अम्लता बढ़ जाने से फसलों की उत्पादन कम हो जाती है। ओके, द एसिड रेन हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द नर्व सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स. Acid rain has a very bad effect on biodiversity. The acid rain becomes a part of drinking water, then the heavy materials found in acid rain enter the human body and cause negative effects. And last point is the productivity of crops decreases due to increased acidity in the soil due to the acid rain. And question number 10, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन. क्या होता है? वनो उन्मूलन अथवा वन विनाश का कारण क्या होता है? वनो उन्मूलन के कारण देखिए, जनसंख्या वृद्धि, नगरों का फैलाव, आवासीय भूमि की आवश्यकता में वृद्धि, उद्योगों, रेलवे लाइन, सड़कों का विस्तार तथा नदियों पर बड़े बांधों का निर्माण वनो उन्मूलन का प्रमुख कारण है, क्योंकि अधिक क्षेत्रों की आवश्यकता वनों को साफ करके ही पूरी की जा सकती है. कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन: population growth, expansion of cities, increase in the need for residential lands, expansion of industry, railway lines, road and construction of big dam on rivers also the main reason for deforestation, because the need of more areas can be fulfilled only by clearing the forest. सो स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर दिए सब्जेक्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड. अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बीएड से रिलेटेड आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे.